Hello everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So this is the last part number 3 of our chapter production function. और दो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे. इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, वो आप चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा. ठीक है, उसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लेना. आइए फिर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. तो आइए देखो, हमारे टॉपिक का नाम है सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब ये एक और लॉ है. इसमें क्या है, इसको सबसे पहले समझने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाया था पूरा, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर लेना. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, हमने उसमें ये देखा था कि जब भी आप अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करते हो, लैंड को कांस्टेंट रखते हो, वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर आप बढ़ाते जाते हो, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करता है. जिसमें हमने 3 फेजेस देखे थे. कुछ इस तरह का उसका डायग्राम हमने बनाया था कि ये आपका टीपी और ये होगा हमारा एमपी. ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर इंक्रीज़ करते हो तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है. ठीक है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर वो फॉल करता है. और एमपी में क्या था कि एमपी पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अपने मैक्सिमम पे है, उसके बाद डिक्रीज़ होगा, 0 पे जाएगा और फिर नेगेटिव. ठीक है, इसमें हमने 3 फेजेस बनाए थे, डिटेल में वीडियो चेक कर लेना. इसमें हमने 3 फेजेस की बात करी, टीपी और एमपी दोनों की बात करी. बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, वो इसी एलवीपी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ इस सेकेंड फेज़ की बात कर रहे हैं. इसमें हमने 3 फेजेस बनाए थे, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़. फर्स्ट फेज़ में क्या था कि टीपी आपका बढ़ रहा था, एमपी भी इंक्रीज़ हो रहा था. ठीक है, सेकेंड फेज़ में टीपी बढ़ तो रहा था बट कम रेट से बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, और एमपी फॉल करता है. और लास्ट फेज़ में क्या था कि टीपी फॉल करेगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये हमने एलवीपी में सीखा था. बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, इसमें हम सिर्फ इस सेकेंड फेज़ की बात करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये बोलता है कि जब भी आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करते हो तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी है वो फॉल करता जाता है. तो इसमें बेसिकली हम बस इस चीज़ की बात कर रहे हैं. जो हमारा सेकंड फेज़ है उसमें एमपी का नेचर आप जिसमें डिस्कस करते हो उसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसमें हम सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं. राइट, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या लिखा है, इट स्टेट्स व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर. मतलब कि जब भी आप वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का वो फॉल करता जाता है. जब भी आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करोगे, लेबर बढ़ाओगे, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल करता है, कम होता जाता है. इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ठीक है, एलवीपी क्या है, एलवीपी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. जो हमने पिछले पार्ट में लॉ सीखा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो इस पर्टिकुलर लॉ का एक्सटेंशन है. अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे और डिटेल में पढ़ोगे तो वो एलवीपी बन जाता है, जिसमें हमने 3 फेजेस की बात करी थी, टीपी की भी बात करी थी और एमपी की भी बात करी थी. बट इस वाले लॉ में सिर्फ हमें एमपी का नेचर देखना है, और वो भी कब, जब एमपी फॉल कर रहा हो. ठीक है, एलवीपी में हमने जब एमपी इंक्रीज़ हो रहा था उस चीज़ की बात करी थी, बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में हमें सिर्फ एमपी फॉल करता हुआ दिखाना है. ये डिफरेंस. ठीक है, दूसरी चीज़, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. तो इसी लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज होना, कम होना, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपको पता ही है. ठीक है, तो ये लॉ है. डेफिनेशन, अब देखो, अगर मुझे इसका शेड्यूल बनाना है तो कैसे बनेगा, इसको हटाते हैं. देखिए, सबसे पहले हमारा फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड, वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. अगेन पहले की तरह मैंने फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट लिया है, 1 सभी लेवल पे 1 है. वेरिएबल फैक्टर 1 से हो गया है हमारा 5. वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है मतलब कि लेबर बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स लेबर अगर बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होगा. तो इसलिए टोटल प्रोडक्ट आपका 12 से 40 पे पहुंच गया. मतलब 1 यूनिट ऑफ लेबर ने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और 5 लेबर ने 40 यूनिट्स बनाई. टीपी आपका इंक्रीज़ हुआ. अब एमपी को अगर हम देखें तो एमपी आपका पहले 12 था, फिर 10, फिर 8, देन 6, देन 4. मतलब एमपी यहाँ पे फॉल कर रहा है. ठीक है, फॉलिंग एमपी ही दिखाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में. ठीक है, एमपी कैसे आएगा, देखो 12 पे तो 12 ही है, 20 में से 12 गए 10, 30 में से 22 गए 8, 36 माइनस 36. इस तरह से आपको
MP निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि MP आपका फॉल कर रहा है जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे कर्व बनाना तो बहुत सिंपल, देखो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, इधर हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर और इधर हमें दिखाना है सिर्फ MP का नेचर दिखाना है, TP आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर हम ले लेते हैं वेरिएबल फैक्टर 1 से लेके 5, ठीक है, और MP हमारा है 12 तक, तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। अब देखो 1 पे 12, तो 1 पे 12, 2 पे 10, 3 पे 8, देन 4 पे 6 और 5 पे 4, ठीक है। ये इस तरह से आपका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि MP आपका फॉल कर रहा है। यही लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसमें हमें सिर्फ MP को फॉल करता हुआ दिखाना है, नेगेटिव में भी नहीं लेके जाना, सिर्फ फॉलिंग उसका नेचर हमें दिखाना है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। LVP इसका एक्सटेंशन है, जिसमें हमने TP MP दोनों की बात करी, इंक्रीजिंग फेज की बात करी, डिक्रीजिंग की भी और नेगेटिव फेज की भी। बट इस लॉ में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, आपको सिर्फ MP का फॉलिंग नेचर ही डिस्कस करना है, ठीक है। देखो यार, हम लोगों ने TP और MP का रिलेशन डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। अब हमें एवरेज और मार्जिनल के बीच का रिलेशन देखना है, तो इसमें आपको ये टेबल देखना है, उसका ग्राफ समझना है और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करना है, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले अगेन टेबल में आपके पास फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, TP, MP एंड AP। TP मैंने वही पहले वाला ही यूज़ किया हुआ है जो पहले टेबल में यूज़ किया था, ठीक है। तो वही MP जो है आपका मैंने निकाल दिया डिफरेंस करके। AP निकालना है, AP का मतलब है कि एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि हम निकालते हैं TP अपॉन N, टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। पहले लेवल पे तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि 0 है। सेकेंड लेवल पे देखो TP 10 है, वेरिएबल फैक्टर 1 है, तो 10 अपॉन 1 इज 10, ठीक है। दूसरे पे TP 30 है और आपका वेरिएबल फैक्टर 2 है, तो ये आएगा 15। इसका मतलब कि 2 लेबर ने मिलकर 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो एक लेबर ने कितना बनाया, दैट इज़ 15 एवरेज, ठीक है। तीसरे पे कैसा आएगा, 45 अपॉन 3 दैट इज़ 15, फिर 52 अपॉन 4 जो कि आएगा 10.4, ठीक है। फिर सॉरी ये 13 आएगा, फिर 52 अपॉन 5 ये आएगा 10.4 और 48 अपॉन 6 जो कि है 8, ठीक है। तो ये AP आ गया, MP आ गया। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो अगेन x एक्सिस पे हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना प्लीज़, और y एक्सिस पे AP एंड MP, ठीक है। देखो पहली यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे MP है 10, फर्स्ट पे 10, ये हमारा MP हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो पहली यूनिट पे 10, फिर सेकंड पे है 20, सेकंड पे 20 इधर, फिर थर्ड पे 15 यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ पे है 7, फोर्थ पे 7 इधर, फिर फिफ्थ पे है 0 यहाँ पे, और सिक्स्थ पे है -4, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और ये बन गया हमारा MP, ठीक है। पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर टॉप पे मैक्सिमम, देन कम होगा, डिक्रीज़ होगा, 0 पे जाएगा और नेगेटिव, ये हमने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है। AP प्लॉट करना है, देखो फर्स्ट पे है 10, फर्स्ट पे 10, देन 15, थर्ड पे भी 15, तो ये भी 15, देन फोर्थ यूनिट पे 13, फोर्थ पे 13 इधर आ जाएगा, फिफ्थ पे 10.4 यहाँ कहीं, और सिक्स्थ पे है 8, तो ये आएगा इधर। तो इस तरह से आपका AP बनेगा, ये आ जाएगा AP, ठीक है। AP आपका पहले इंक्रीज़ हुआ है, फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों ही कर्व जो है वो फॉल तो कर ही रहे हैं, डिक्रीज़ ही हो रहे हैं, MP भी और AP भी। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप में 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है व्हेन MP इज़ ग्रेटर देन AP, AP राइजेस। इसका मतलब क्या है कि जब MP AP से ज़्यादा है, देखो ये MP है ऊपर वाला और ये नीचे वाला AP है, तो जब MP AP से ज़्यादा है तो AP इंक्रीज़ कर रहा है ना, AP ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब राइज कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन MP इज़ इक्वल्स टू AP, AP इज़ एट इट्स मैक्सिमम। जिस लेवल पे
MP और AP इक्वल है, यानी कि ये वाला लेवल देखो, MP भी 15 है, AP भी 15 है, तो उस टाइम पे हमारा AP मैक्सिमम है। 15 यहाँ पे मैक्सिमम है AP, उसके बाद तो फॉल ही कर रहा है, तो 15 इज द मैक्सिमम कब, जब AP और MP इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि जब MP AP से ज़्यादा होगा तो AP हमारा इंक्रीज़ करेगा। दूसरा, MP जब AP के इक्वल होगा तो AP मैक्सिमम होगा। तीसरा पॉइंट है कि व्हेन MP इज़ लेस देन AP, जब MP लेस देन AP मतलब ये वाला पार्ट, MP नीचे है तो MP कम हुआ, AP ऊपर है मतलब AP ज़्यादा है, तो जब MP AP से कम है तो AP उस केस में फॉल करता है। देखो AP नीचे आ रहा है ना, पहले बड़ा था कम हो रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट ये है कि दोनों ही कर्व फॉल तो करते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बट MP नेगेटिव में चला जाता है और AP हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि हमारा जो MP है वो तो चलो नेगेटिव में जा रहा है, बट AP हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता है, वाई ऑलवेज पॉजिटिव, AP नेगेटिव में क्यों नहीं जा सकता, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी भी टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव में नहीं जाता और टोटल प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आप AP निकालते हो, TP/N। अगर TP ही नेगेटिव नहीं हो सकता तो एवरेज कैसे नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमेशा एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहता है बट फॉल करता है, एंड MP नेगेटिव में भी जाता है और फॉल भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, AP एंड MP का रिलेशन आपको ध्यान से देखना है। एक नंबर में इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और ये रिलेशनशिप आपके एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर चैप्टर। हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप ध्यान से तीनों वीडियोस को देख लेना, शेयर कर देना, और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अपने अलग अलग चैप्टर्स को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।